गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करवाने वाला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं शीघ्र ही आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट हैं हम उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, ताकि इस पे आधारित जितने भी और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमें मिलेंगे हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में इस क्वेश्चन के बारे में आपके सामने इसके जितने भी फैक्ट हैं उसको रखने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी एक पुत्री है। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। ये है पहला कंडीशन। इसके बाद दूसरे कंडीशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है। अब हमें इन दोनों कंडीशन को, इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों कंडीशन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और फिर इसे हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ। जब भी आपको कहीं उम्र से संबंधित प्रश्न मिले, आयु से संबंधित प्रश्न मिले, तो आप सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले ये ढूंढिए कि उसमें वर्तमान आयु कहाँ है। मतलब आपको फोकस करना है वर्तमान आयु पे। वर्तमान आयु दिया है तब तो अच्छा है, उसको पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं दिया है ना, तो आप वर्तमान आयु को कुछ मान लीजिए। यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं। न तो हमें आफ्ताब की वर्तमान आयु पता है, न ही उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पता है। हम मान लेंगे कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है, और हम मान लेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरी आयु मान लीजिए 10 वर्ष है। किसी ने मुझसे ये पूछा कि अभी से 5 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी। तो ध्यान रखिए, अभी से 5 साल बाद मेरी आयु हो जाएगी 10 + 5 अर्थात 15 साल। अब मान लीजिए कि अभी मेरी आयु 20 वर्ष है। किसी ने मुझसे ये कह दिया कि अभी से 3 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी। तो अभी से 3 साल पहले मेरी आयु जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 - 3 = 17। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपको बाद की आयु की बात की जाए तो आप वर्तमान में उसे जोड़ दीजिए, और जब भी आपको पहले की आयु की बात की जाए तो आप वर्तमान में उसे घटा दीजिए। यहाँ देखिए, वर्तमान में मेरी आयु 10 थी, कहा गया कि 5 साल बाद क्या होगी, तो मैंने 5 को इसमें जोड़ दिया, मुझे 15 मिल गया। वर्तमान में मेरी आयु 20 थी, पूछा गया कि 3 साल पहले क्या होगी, मतलब पहले का बात हुआ, तो हमने 3 को घटा दिया, हमें 17 मिल गया। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दिए गए हैं। पहले कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु। तो अगर अभी आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 7 साल पहले क्या होगी। पहले के लिए मैंने आपको बताया था हम घटाएंगे, किस में घटाएंगे, वर्तमान आयु में से घटाएंगे। तो वर्तमान आयु अगर अभी x वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 7 वर्ष। तो ये तो हो गई आफ्ताब की 7 वर्ष पहले की आयु। अब उसकी बेटी की भी तो कुछ आयु होगी 7 साल पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आफ्ताब की बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। पहले की बात हो रही है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, मतलब y में से हम 7 को घटाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 7 साल पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है वो हो जाएगी y - 7 वर्ष। यहाँ इसी चीज़ को मैंने लिखा है। देखिए, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x - 7 वर्ष हो जाएगी। अब यही 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y - 7 वर्ष। अब देखिए, ये तो था हमारा पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में हमसे कहा गया है कि अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु। तो अभी से 3 साल बाद अगर आफ्ताब की कुछ आयु होगी तो अभी से 3 साल बाद उसकी पुत्री की भी तो कुछ आयु होगी। तो अगर अभी आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो अभी से 3 साल बाद मतलब जोड़ेंगे। तो अगर अभी आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। और अगर पुत्री की अभी आयु अर्थात वर्तमान आयु y वर्ष है तो उसकी आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3 वर्ष। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। 3 साल बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष,
और 3 साल बाद पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम इस क्वेश्चन में जो भी हमसे कहा जा रहा है उसको हम सिंपली लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की आयु है, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7। कहा जा रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की आयु है वो 7 साल पहले उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना है। मतलब ये जो है इसका 7 गुना है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको इसे सिंपल एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये राम है और ये मोहन है। मान लीजिए कि राम के पास मोहन से 10 गुना पैसा है। कितना है, 10 गुना पैसा है। तो इसको कैसे हम बराबर कर सकते हैं, बराबर तो हो नहीं सकता। राम के पास अगर मोहन से 10 गुना पैसा है तो राम मोहन तो बराबर हो नहीं सकता। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, या तो हम राम को 10 से भाग दे देंगे तो मोहन के बराबर हो जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, राम को ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे और मोहन में हम 10 से गुना कर देंगे तो वो राम के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जांपल से और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 7 रुपया है और मेरे दोस्त के पास मुझसे 10 गुना पैसा है। मतलब मान लीजिए कि उसके पास 70 रुपया है। अब 7 70 तो बराबर हो नहीं सकता। कैसे बराबर करेंगे, तो या तो हम इस 7 में 10 से गुना कर देंगे तो ये 70 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो एक और काम हम कर सकते हैं, 7 को ज्यों कहते हुए छोड़ देंगे, ये जो बड़ा है ना इसको 10 से भाग दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। इधर भी 7 इधर भी 7। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। देखिए ये जो है ना, मतलब जो आफ्ताब की आयु है उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है। मतलब ये कम है ये ज़्यादा है। तो या तो इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, नहीं तो इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। तो मैं यहाँ 7 से गुना कर दे रहा हूँ। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ x माइनस 7 जो कहते हो बराबर 7 में y से गुना करेंगे तो 7y, और 7 में अगर -7 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा -49। अब हम इसे समीकरण के रूप में बदल देंगे। तो यहाँ x जो कहते हो, अब बराबर के उधर है 7y, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7y बराबर -49 तो इधर है ही। अब ये -7 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +7। तो यहाँ हमें मिला x माइनस 7y बराबर -49 + 7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा -42, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। तो जब जो हमारा समीकरण फर्स्ट मिला वो हमें पहली स्थिति से मिला। अब हमारे पास 2 स्थिति है, तो अब हम दूसरी स्थिति को लेके एक और समीकरण बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरी स्थिति में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी से 3 साल बाद मैंने आपको बताया है कि आफ्ताब की आयु अभी से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 3, और अभी से 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y + 3। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ x + 3 जो कहते हो बराबर यहाँ हो जाएगा 3y और तितरी का 9। अब इसे हम समीकरण के रूप में बदल देंगे। यहाँ x जो कहते हो 3y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3y बराबर 9 जो कहते हो ये +3 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब हमें मिलेगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो यहाँ जो हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना था इस कंडीशन को ये हमने कर दिया है। यही हमारा दोनों बीजगणितीय रूप होगा। अब इसी के मदद से हम इसे ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इन सबको मिटा करके और इसका ग्राफीय निरूपण करने वाले हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमें जो भी 2 समीकरण मिले थे उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इन दोनों समीकरण की मदद से इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसके पीछे की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल्स में ये समझाया है कि आपको किसी तरीके का भी अगर 2 ठो समीकरण दिया गया है तो कैसे आप उन दोनों समीकरण की मदद से ग्राफ खींच सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद यहाँ 2 समीकरण लिखने के बाद मुझे इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा। अगर आपको इसका डिटेल्स समझना है तो इस पर मेरा सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाया है कि जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको कोई भी दो समीकरण दिए हों, किसी प्रकार के आपको समीकरण दिए गए हों, तो आप कैसे उन दोनों समीकरण की मदद से ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले समीकरण को लेके चलेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो हमारा जो फर्स्ट समीकरण है ये क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसमें करते क्या है, हम x को एक तरफ और y को दूसरी तरफ रखते हैं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 42, ज्यों कहते हैं ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7y। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम y के जगह पे कोई संख्या रखेंगे। जब जब हम y के जगह पे कोई संख्या रखेंगे तब तब हमें x के जगह पे कोई नया संख्या प्राप्त होगा, या तब तब हमें x का कोई नया वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ सुविधा के लिए y के जगह पे मैं सुविधा के लिए मैं यहाँ पे y के जगह पे 5 रख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा जब y बराबर 5, तो जब y बराबर 5 हो जाएगा तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 42, जो कहते हो प्लस 7 गुना 5 मतलब क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ से माइनस 42 प्लस 35 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 7, मतलब x बराबर हमें मिला माइनस 7। तो आइए इधर कहीं हम इसका मान सारणी तैयार कर लेते हैं। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमें मान सारणी चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान सारणी एक तैयार कर लेंगे। मान सारणी यहाँ पे हम लोग तैयार कर लेंगे। इधर हम x लिखते हैं और यहाँ हम y लिखते हैं। तो देखिए जब हमने y बराबर 5 रखा तो x बराबर हमें माइनस 7 मिला। तो y में यहाँ हम 5 लिख देंगे और x में हम माइनस 7 लिख देंगे। ये ग्राफ वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स में समझाया है। अब इसके बाद अपने मन से हम y के जगह पे फिर कुछ रखेंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जब y बराबर 7, तो जब y बराबर 7 हो जाएगा तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस 42, ज्यों कहते हो माइनस 42 ज्यों कहते हो। y बराबर तो 7 है, तो 7 7 है 49, मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस 49। तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस 49। तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा, x बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा 7। तो हमने जब y बराबर 7 रखा तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिला, 7 मिला। तो यहाँ हम इसी चीज़ को लिख देंगे कि जब y बराबर हम 7 रख रहे हैं तो x बराबर हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पहले समीकरण का जो मान सारणी है, पहले समीकरण का मान सारणी है। अब हम लोग इसी तरीके से जो हमारा दूसरा समीकरण है उसका मान सारणी ज्ञात करेंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से। तो देखिए दो समीकरण में क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ हमने लिख दिया x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ पे हम लोग x को एक तरफ रखेंगे और y को दूसरी तरफ रखेंगे। तो यहाँ x ज्यों कहते हूँ बराबर, यहाँ से 6 ज्यों कहते हूँ हो जाएगा माइनस 3y, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y। अब इसके बाद यहाँ y के जगह पे हम बारी बारी से कोई नंबर रखते जाएंगे। जब जब हम y के जगह पे कोई नंबर रखेंगे तब तब हमें x का कोई ना कोई नया मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप y के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मन से y के जगह पे 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि जब y बराबर 1, तो जब y बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ से x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 गुना 1। तो 6 प्लस 3 गुना 1 का मतलब 6 प्लस 3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 6 प्लस 3। तो x बराबर यहाँ से हमें मिल गया 9। तो जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर हमें 9 मिला। तो इसके लिए भी हम इधर कहीं साइड में मान सारणी तैयार कर लेंगे। यहाँ हम लोग x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। तो हमने जब y बराबर 1 रखा तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, हमें मिला 9। अब इसके बाद फिर हम y के जगह पे कोई दूसरा नंबर रखेंगे। तो यहाँ मैं अपने मन से y के जगह पे 3 रख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा जब y बराबर 3, तो जब y बराबर यहाँ हम 3 रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना 3। 3 गुना 3 का मतलब 9,
मतलब x बराबर हमें मिलेगा 6 + 9। तो आइए इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से x बराबर हमारा हो जाएगा 6 ज्यों का त्यों प्लस y पे की जगह पे तो हमने 3 रखा, तितरी का 9। अब यहाँ से x बराबर हमें मिला 6 + 9 = 15। तो जब हमने y बराबर 3 रखा तो हमें x बराबर 15 मिला। तो यहाँ हम y के जगह पे यहाँ 3 भर देंगे और x में यहाँ हम 15 भर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मान सारणी के मदद से इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें मिटानी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। आइए अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 अक्ष खींचा है। इस अक्ष को हम y अक्ष बोलते हैं और इस अक्ष को हम x अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ से जो अभी हम दाहिने साइड नंबर लिखते हैं वो धनात्मक होता है और बाएं साइड का नंबर जो होता है वो ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार नीचे वाला यहाँ से जो नंबर होता है वो ऋणात्मक होता है और ऊपर वाला जो नंबर होता है वो धनात्मक होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मान सारणी है। इन दोनों मान सारणी में जो भी संख्याएं हमारे पास है, इन सारी संख्याओं को ला करके हम यहाँ प्लॉट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहली हमारी मान सारणी है इसमें हमारे पास है x बराबर -7 और y बराबर 5। अब देखिए x -7 है। अब चूंकि ये x है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, मतलब यहाँ x -7 को अगर हमें दिखाना है तो हमें किधर चलना होगा, इधर चलना होगा। अब -7 कहाँ आएगा, 0 और -10 के बीच में ही कहीं आएगा। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि -7 जो है लगभग यहाँ आएगा। बोर्ड पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दर्शाया जा सकता है, इसके लिए आपको ग्राफ की कॉपी का यूज़ करना पड़ेगा। तो लगभग मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। तो -7 लगभग यहाँ आया। अब देखिए x बराबर -7 था और y बराबर 5 था। अब y बराबर 5 हम देखेंगे तो y बराबर 5 इधर हमें मिलेगा 0 और 10 के बीच में, लगभग यहाँ आएगा। तो यहाँ से हम इधर आएंगे और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो लगभग यहाँ पे हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे। तो इसमें x बराबर 7 है और y बराबर भी 7 है। दोनों 7 तो धनात्मक ही हैं। तो x बराबर 7 हमें किधर मिलेगा, x बराबर 7 हमें इधर मिलेगा। 7 कहाँ आएगा, 0 से 10 के बीच में। तो 7 मैं ये मान ले रहा हूँ कि लगभग 7 यहाँ पे आ रहा है। मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि 7 यहाँ पे आ रहा है। अब y बराबर भी 7 है तो इसे मैं मान ले रहा हूँ कि ये लगभग यहाँ पे आएगा। तो इधर से भी हम आगे बढ़ेंगे और इधर से भी आगे बढ़ेंगे तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें 2 बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग स्केल से मिला देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेम्पररी स्केल है इसी से मैं इसे मिला दे रहा हूँ। आप कॉपी पे अगर इससे कीजिएगा तो और अच्छे से ये होगा। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे ऐसे मिला दे रहा हूँ। अब इसको जो है थोड़ा आप यहाँ एरो बना दीजिएगा, तीर बना दीजिएगा, चूँकि ये जो है हमारी एक रेखा है और रेखा में दोनों तरफ ऐसे तीर रहता है। अब ये जो था हमारा ग्राफ, ये पहले समीकरण का था। पहला समीकरण क्या है हमारा, x - 7y बराबर -42। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x - 7y बराबर -42। तो पहला काम तो हमने कर दिया। अब हम लोग जो हमारा दूसरा मान सारणी में संख्या है, इन सारी संख्याओं को इस पर हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इसमें x बराबर है 9 और y बराबर है 1। अब देखिए x बराबर 9 जो है ये पॉजिटिव है, तो x बराबर 9 लगभग यहाँ आएगा। मैंने मान लिया कि x बराबर 9 लगभग यहाँ आएगा। और y बराबर 1 कहाँ आएगा, तो ये लगभग यहाँ आएगा। तो इधर से भी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और इधर से भी बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि ये पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा, x बराबर 15 और y बराबर 3, दोनों पॉजिटिव ही है। तो x बराबर 15 जो है 10 और 20 के बीच में लगभग यहाँ आएगा। और y बराबर 3 कहाँ आएगा, तो y बराबर 3 लगभग यहाँ आएगा। तो इससे थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ें और इससे भी अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मान के चलिए कि ये यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो आइए इसे अब हम यहाँ से मिला दे रहे हैं। तो इसे अगर हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, इसे अगर हम लोग यहाँ से मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक्चुअल में रफ़ ही ग्राफ है, मतलब ये एक रफ़ ग्राफ है। कॉपी पे आप बनाइएगा तो और क्लियर होगा।
यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये इस प्रकार से बन सकता है। तो ये हमारा किस समीकरण का ग्राफ था? तो ये था x माइनस 3y बराबर 6 का। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 6। अब परीक्षा में आप एक और काम कीजिएगा। क्या काम है, मैं आपको इसे समझा रहा हूँ। मैं इसे रेड पेन से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो भी हमें यहाँ पॉइंट मिल रहा है ना, इसका आप नियामक लिख दीजिएगा। जैसे पहला जो हमारा पॉइंट था, ये जो हमारा पॉइंट था, इसमें क्या था हमारे पास? -7 और 5। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप अपने मन से ए दे दीजिएगा, ABCD ऐसे करके, और यहाँ लिख दीजिएगा -7 और 5। शुरू में x लिखिएगा और बाद में y लिखिएगा। अब देखिए, जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है ना, इसमें x बराबर 7 है और y बराबर भी 7 है। तो इसको हम b मान लेंगे। इसको क्या करेंगे? b मान लेंगे, और यहाँ 7 और यहाँ भी 7 लिख देंगे। परीक्षा में आप ये काम जरूर कीजिएगा। अब जो हमारा दूसरा समीकरण है, इसमें जो हमारे पास बिंदु है, इसमें पहला बिंदु में x बराबर 9 है और y बराबर 1 है। तो यही हमारा पहला बिंदु है। तो यहाँ पे इसको हम c मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे? c। x बराबर 9 है और y बराबर यहाँ पे हमारा 1 है। अब फिर इस बिंदु को हम लोग d मान लेंगे, और इसमें जो हमारा x है ये 15 है और y बराबर क्या है? 3 है। तो यहाँ हम 15 और 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ है, ये एक कंप्लीट ग्राफ है। अगर आप परीक्षा में इस तरीके का सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपको ग्राफ में पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इसके आगे की वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।